लेकिन हम ऐसी जगह छिप गए थे जहां उसका पहुंचना आसान नहीं था। जब उसे हम हासिल नहीं हुए और उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है तो वो दर्द से चीखता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। हम तुरंत ही महल से भागकर समुद्र के किनारे आ गए। यहाँ बड़े आकार में लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। इन टुकड़ों की मदद से हमने राफ्ट तैयार किया। एक राफ्ट 3 आदमियों को आराम से ले जा सकता था। हम सूर्योदय का इंतजार कर रहे थे, साथ ही ये कामना भी कर रहे थे कि अब हमारा उस राक्षस से सामना न हो। हालांकि उसकी चीखें अभी तक हमें सुनाई दे रही थी। हमें उम्मीद थी कि हमने राक्षस पर जो हमला किया था उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हम उसकी मृत्यु का इंतजार भी कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राक्षस मर जाता तो हम कुछ दिन टापू में आसानी से गुजार सकते थे और तूफान में राख से जाने के खतरे से भी बच सकते थे। लेकिन सिंदबाद की तीसरी यात्रा के दौरान हमारे सोचे अनुसार कुछ नहीं हुआ। दिन एक भयानक शुरुआत के साथ हुआ। हमने देखा कि राक्षस हमारी तरफ बढ़ रहा था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके जैसे 2 और थे। उसके पीछे भी वैसे कई राक्षस हमारी तरफ तेज कदमों से बढ़ते चले आ रहे थे। हमने जल्दी से अपनी राफ्ट को पानी में उतारा। राक्षसों ने हमारी प्रतिक्रिया को समझ लिया था और हमें रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठा लिए थे। वो हम पर पत्थर मार रहे थे, लेकिन हम समुद्र में आ चुके थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। हमारा पीछा करते हुए राक्षस समुद्र में काफी दूर तक आए। उनका निशाना इतना सटीक था कि लगभग सभी राफ्ट डूब गई थी। मेरी राफ्ट बची थी, जिसका सहारा लेकर हम सभी साथी एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगे। लेकिन अफसोस कि हमारे 2 साथी राक्षसों के पत्थर मारने से डूब गए थे। हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए और राक्षसों की पहुंच से बाहर होकर सुरक्षित हो गए थे। अब तक समुद्री लहरें और हवाएं मंद हो चुकी थी। दिन और रात हम समुद्र में किस्मत के सहारे आगे बढ़ते गए। अगली सुबह हमें एक टापू मिला। यहाँ शायद हमारा नसीब अच्छा था। यहाँ स्वादिष्ट फल थे जिनका सेवन कर हम अपनी ताकत को दोबारा बटोर पाए। रात हमने समुद्र तट पर ही बिताए। हम सोए नहीं थे। एक लंबे चौड़े सांप की आवाज ने हमें सोने नहीं दिया था, जिसने हमारे एक साथी को निगल लिया था। रेंगते हुए उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली थी। वो दूर था, फिर भी हम उसकी आवाज को आसानी से सुन सकते थे। साथी की हड्डियां तोड़ने की आवाज भी हम तक आ रही थी, जिसे हम डरे सहमे सुन रहे थे। फिर एक भयानक रात बिताने के बाद नया सवेरा हुआ। इस सुबह वो सांप हमें फिर से नजर आया। अब मैंने ऊपर वाले को यही कहा कि वो हमारा किस तरह का इम्तिहान ले रहा है। एक मुसीबत से निकलने के बाद हम जैसे तैसे सुरक्षित हुए थे। एक दिन सुकून का बिताने के बाद हमारे सामने फिर से एक नई मुसीबत आ गई है। दिन भर फलों का सेवन करने के बाद हमने एक लंबे पेड़ पर रात बिताने के इंतजाम किए। हमें लगा हम यहाँ सुरक्षित होंगे, लेकिन फिर इस रात सांप फुफकारता हुआ आया, पेड़ पर चढ़ा और मेरे एक साथ को निगल कर चला गया, जो ठीक मेरे नीचे लेटा था। मैं रात भर पेड़ पर ही रहा। सुबह होते ही नीचे तो आ गया था, पर एक मुर्गा की तरह। मैं शायद अब बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और आंखों के आगे डरावने मंजर के सिवा और कुछ नहीं था। मन में निराशा लिए मैं सिंदबाद की तीसरी समुद्री यात्रा में खुद को समुद्र के हवाले करने को आगे बढ़ा। फिर सोचा कि सिंदबाद जहाजी की तीसरी यात्रा कठिनाइयों भरी हो सकती है। ऊपर वाला ही हमें जिंदगी बख्शता है। मौत भी तभी आएगी जब उसे मंजूर होगा। ये सोचकर मैंने खुद को ऊपर वाले के हवाले सौंप दिया। इस बीच मैंने अधिक मात्रा में छोटी लकड़ी, कटीली झाड़ और कांटे एकत्रित किए। इनका गट्ठा बनाकर मैंने पेड़ के चारों तरफ गोलाकार में लगा दिया और कुछ को पेड़ की शाखाओं में भी अपने आसपास बांध दिया था। रात होते ही मैं सुरक्षा घेरे में पेड़ में चढ़ गया। सांप फिर से आया, लेकिन इस बार वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया। वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता हुए अंदर आने की जगह तलाशता रहा। हारकर वो वहीं ठहर गया और दूर से मुझ भूखी बिल्ली की तरह ताकता रहा। हम दोनों को दिन होने का इंतजार था। अब शायद खुदा मेरा साथ देने के लिए आगे बढ़ चुके थे। मैं सिंदबाद जहाजी तीसरी यात्रा पर एक बार फिर से समुद्र में छलांग लगाकर खुद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन आगे आते ही मुझे एक जहाज नजर आया। मैं अपनी ताकत भर उस जहाज को आवाज देता रहा। फिर मैंने अपनी पगड़ी के कपड़े को खोलकर उन्हें इशारा देने की कोशिश भी करी। मेरी कोशिश काम आई। कप्तान ने मुझे देख लिया और मुझे लाने के लिए उसने एक नाव भेजी। मेर